Hello बच्चों, let's read the question. The question says cellular structures which disappear during late prophase and reappearing during telophase are. हमें उन सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में बताना है जो लेट प्रीफेज के टाइम पे क्या हो रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं और फिर रीअपियर हो रहे हैं टीलोफेज के टाइम पे. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें माइटोसिस के फेजेस पता होने चाहिए. क्या पता होने चाहिए हमें? माइटोसिस सेल साइकिल के, माइटोसिस सेल डिवीजन के हमें पता होने चाहिए फेजेस. यहाँ पे कितने फेजेस प्रेजेंट होते हैं. अब अगर माइटोसिस की बात करें तो एक्चुअली में कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन है, ये होता है इक्वेशनल डिवीजन. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे वो सेम रहते हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता. अगर डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड ही रहेगी और हैप्लॉइड सेल है तो वो हैप्लॉइड ही डिवाइड होगी. दैट मीन्स कि अगर एक सेल डिप्लॉइड है नेचर के अंदर, जब उसने डिवाइड करा, जब उसने डॉटर सेल बनाए, तो उसके डॉटर सेल भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे. और अगर हैप्लॉइड सेल इसके थ्रू डिवाइड होगी तो वो कैसे फॉर्म होगी, हैप्लॉइड ही होगी. अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसके फेजेस को. हमारा माइटोसिस का डायग्राम है. माइटोसिस से पहले हमें पता है कि इंटरफेज आता है जिसके अंदर सेल क्या करता है, सेल अंडरगो जाता है प्रोसेस के, अपना डीएनए के अमाउंट को ग्रो करेगा, सेल साइज के अंदर ग्रो करता है, सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, सब कुछ इसके अंदर होगा. और माइटोसिस फेज जब एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होगी, यही माइटोसिस फेज है. दिस इज होल इज माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज के अंदर क्या आते हैं, कुछ फेजेस आते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये 4 फेजेस आते हैं माइटोसिस के अंदर. उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और सेल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल के अंदर. तो अगर हम प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज के अंदर हम देख सकते हैं कि क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. अगर हम इस वाले पॉइंट पे पहले फोकस करें कि यहाँ पे अगर हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें तो यहाँ पे इंटैक्ट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस जगह पे इंटैक्ट, डिसअपेयर नहीं हो रही है, इंटैक्ट. बट अगर हम जैसे प्रोफेज के अंदर देख रहे हैं तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गई. देख रहे हैं हम, उसने धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया और मेटाफेज तक आते आते मेम्ब्रेन पूरी की पूरी डिसअपेयर हो चुकी है. सो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होते हैं कौन से फेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हेयर, मेम्ब्रेन डिसअपेयर, सारे के सारे डिसॉल्व हो गई वो. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे उनका कंडेंसेशन हो गया. दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखे जो क्रोमैटिन प्रेजेंट था, ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन का होता है कंडेंसेशन प्रोफेज के अंदर और क्रोमैटिन कंडेंस होके बन जाता है क्रोमोसोम. क्रोमैटिन का कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, जब उसकी कंडेंसेशन हो गई, राइट. अब ये जब क्रोमोसोम बन गए, इन क्रोमोसोम के बनने के बाद क्या होगा, मेटाफेज आएगा, सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन कर जाएंगे इक्वेटर पर. इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम हो जाते हैं अलाइन, इक्वेटर अलाइंड. देख ही सकते हैं हम सारे के सारे ऐसे बिल्कुल अलाइंड हो गए हैं एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर. इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आता है एनाफेज. एनाफेज के अंदर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, देख सकते हैं हम क्रोमोसोम है ये, इस क्रोमोसोम के जो ये पेयर्स हैं, दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये दो पेयर्स एक क्रोमोसोम के आपस में क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट, क्रोमैटिड्स. एनाफेज के अंदर इन्हीं सिस्टर क्रोमैटिड का हो जाता है सेपरेशन. ये एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, इस पोल में और एक इस पोल में, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन, या फिर हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड. सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे सेपरेट हो गए और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ इन्होंने मूवमेंट कर दी, क्या, स्टार्ट. ये हो ही रही है कि एक इस वाले पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है और दूसरे दूसरे वाले पोल की तरफ स्टार्ट कर रहा है. अब अगर हम टीलोफेज के अंदर देखें तो फिर से क्रोमैटिन वापस आ गया है ना. जो यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे भी क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम है, मगर अब इस पॉइंट पे आके फिर से ये क्रोमैटिन बन चुका है, तो क्रोमैटिन रीअपियर हो गया. दैट मीन्स अब क्रोमैटिन जो पहले कंडेंस फॉर्म के अंदर था, अब इसका फिर से क्या हो गया, अब फिर से ये अपने लूज फॉर्म के अंदर आ गया, क्रोमैटिन आ गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ गई, जो पहले डिसअपियर हो गई थी. कहाँ पे, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, मेम्ब्रेन आ गई फिर से वापस यहाँ पर रीअपियर. इसके बाद क्या होगा, सेल के अंदर होगी साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, हम देख ही रहे कि फ्यूरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है और लास्ट में जाके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे अब ये पूछा हुआ है कि भाई ये बताओ कि सेलुलर स्ट्रक्चर विच डिसअपियर ड्यूरिंग
लेट प्रोफेज कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर लेट प्रोफेज के टाइम के अंदर डिसअपियर हो रहा है? तो कौन सा हो रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी, ये पॉइंट तो अभी हमने क्लियरली देखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा रही है। साथ साथ में डिसअपियर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एरिया है ये, राइट। अगर हम न्यूक्लियोलस को डिफाइन करें कि न्यूक्लियोलस एक्चुअली में क्या है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ये वो एरिया है पूरे न्यूक्लियस के अंदर जहां पे क्रोमैटिन एब्सेंट है। इस एरिया में क्या है? क्रोमैटिन प्रेजेंट नहीं है, क्रोमैटिन इज एब्सेंट हियर, एब्सेंट हियर। तो जिस एरिया के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट नहीं है, बस उस एरिया को, क्योंकि वो कोई मेम्ब्रेन से तो बाउंड है नहीं, उसलिए उस एरिया को क्या दिया गया है? न्यूक्लियोलस, की वहां पे न्यूक्लियस का मटेरियल का एब्सेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोफेज है इसके अंदर ही न्यूक्लियस हो जाता है डिसअपियर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियोलस है ही नहीं। और फिर जब लास्ट आता है टीलोफेज, न्यूक्लियोलस फिर से हो जाता है रीअपियर। दोनों ही सेल के अंदर होगा ये न्यूक्लियोलस, फिर से यहाँ पे होगा सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो अब अगर हमारे ऑप्शन रेट करे तो हमसे क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि डिसअपियर हो रहा है लेट प्रोफेज के अंदर। अब लेट प्रोफेज के अंदर ही होगा डिसअपियर स्टार्ट, बिकॉज अर्ली में तो स्टार्टिंग होगी ना। डिसअपियर पूरा तो लेट प्रोफेज के अंदर ही होगा सब कुछ। एंड रीअपियर ड्यूरिंग टीलोफेज। So our correct answer will be C, that is nuclear membrane and nucleolus. अब बाकी के ऑप्शन देखते भाई, बाकी के क्यों गलत है? हमने तो ये बोल दिया सी करेक्ट है, बट बाकी गलत क्यों है? अब अगर हम ए ऑप्शन देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे है नहीं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, बट सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो डिसअपियर होता है, मगर इस पॉइंट के अंदर ये ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए बिकॉज इन्होंने बोला कि स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर हो रहे हैं, जबकि स्पिंडल फाइबर तो फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर ये जो क्रोमैटिन को सेपरेशन के लिए चाहिए होते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो ये तो डिसअपियर नहीं हुई है भाई, तो ऐसे तो गलत हो गया ये पॉइंट, तो दिस इज इनकरेक्ट। बी इन्होंने बोला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चली गई, यही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेकर, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चली गई तो फिर तो सेल डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, ऐसे डेड हो जाएगा, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। प्लास्टिड यहाँ पे कैसा है? डिसअपियर नहीं होता, प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है। So from this what we can say that our correct answer is C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.